नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में या मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एब्रोटिनम, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यूजी, पीजी और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्रोटिनम, जो एब्रोटिनम का कॉमन नेम है वो है साउथर्न वुड और लेडीज लव, और जो फैमिली है वो कंपोजिटी है, जो कि वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। जो पार्ट यूज किया जाता है मदर टिंचर के लिए वो फ्रेश लीव्ड यूज की जाती है। और जो एब्रोटिनम के प्रूवर हैं वो है कुशिंग डेवेंटर गैटचेल या सी डी गैटचेल। जो इसका थर्मल रिलेशन है वो चिली है, और इसकी जो डायथीसिस है वो ट्यूबरकुलर है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नेम क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एब्रोटिनम का कॉमन नेम क्या है, और आप इसको 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको अगर ध्यान है कि साउथर्न वुड या लेडीज लव इसको कहते हैं तो ये रहेगा। दूसरा है पार्ट यूज, मदर टिंचर में कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो जो पार्ट यूज किया जाता है मदर टिंचर के लिए वो है फ्रेश लीव्ड। प्रूवर का नाम भी पूछा जाता है। कभी कभार डायथेसिस या थर्मल रिलेशन को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को, पीजी वालों को भी ध्यान में रखना है, और यूजी वाले भी ध्यान रखें, ताकि कभी कहीं पे वो पीजी की तैयारी कर रहे हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये उनके काम आए। चलिए देखते हैं आगे एब्रोटिनम के सिम्टम्स जो कि क्लिनिकली हमें यूज में आते हैं। सिम्टम्स ऑफ एब्रोटिनम। तो जो पहला सिम्टम्स है वो पेडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो है कि मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेशिएशन, स्पेशली ऑफ लेग्स, स्किन फ्लेबी एंड लूज इन द फोल्ड्स। देखिए, मरासमस होती है जो कि स्पेशली ये ध्यान रखना है कहाँ पे मार्क्ड होती है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइक आयोडम, सेनेक्युला एंड ट्यूबरकुलिनम में कहाँ की होती है, नेट्रोम्यूर में कहाँ की होती है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो मरासमस ऑफ जो चिल्ड्रन है वो स्पेशली लोअर लेग्स में होती है, और स्किन फ्लेबी एंड फोल्ड्स में होती है, लूज फोल्ड्स में। अगर हम मरासमस को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो जो मरासमस होती है वो लोअर लेग में होती है एब्रोटिनम में, और एब्रोटिनम चिली पेशेंट है। अगर हम आयोडम की बात करें तो आयोडम की जो मरासमस होती है वो होल बॉडी में, पूरा शरीर एक जैसा दुबला होता जाता है और वजन घटता जाता है। और आयोडम जो होता है वो हॉटेस्ट होता है, हॉट होता है। और जो आयोडम के बारे में कहा गया है कि इमर्शिएटेड वीक बॉडी और हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम, ये आयोडम में बताया गया है। अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करेंगे तो नेट्रोम्यूर में जो इमर्शिएशन है या मारास्मस है वो नेक एंड थ्रोट पे रहती है, और नेट्रोम्यूर का जो थर्मल रिलेशन है वो है चिली। अगर हम सेनेक्युला की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव इमर्शिएशन लिखा हुआ है विथ प्रोफ्यूज स्वेट अराउंड द हेड लिखा हुआ है, और इमर्शिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस भी लिखा हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ उसी तरह के सिम्टम्स ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सो मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमर्शिएशन स्पेशली ऑफ द लेग। जो सेकंड सिम्टम्स है वो मरासमस से रिलेटेड ही है। इन मरासमस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप। मरासमस की वजह से पेशेंट इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो अपना हेड भी होल्ड नहीं कर पाता है। सेम हेड होल्ड नहीं कर पाता लिखा हुआ है एथ्यूजा में, बट एथ्यूजा में वहां पे प्रोस्ट्रेशन है ड्यू टू द वोमिटिंग एंड कोलेरा, जो कि यहाँ पे नहीं है। फेस ओल्ड एंड पेल एंड रिंकल्ड है। अगर हम रेवेनियस हंगर की बात करें, यहाँ पे पेशेंट मरासमस से पर भूख बहुत लगती है, तो रेवेनियस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। देखिए, वजन घटता जा रहा है पर पेशेंट की भूख अच्छी है, पेशेंट खाता अच्छा है। ठीक है। अगर हम बात करें रेवेनियस हंगर में तो जो दूसरी दवाई आती है वो है आयोडम। तो रेवेनियस हंगर, ईट फ्रीली एंड वेल एट लूज फ्लेश ऑल द टाइम। क्या लिखा हुआ है कि रेवेनियस हंगर एट ईट फ्रीली एंड वेल, अच्छे से खाता है आयोडम, पर उसके बावजूद भी वह वजन घटता जाता है, या एट लूजेस फ्लेश ऑल द टाइम, ये आयोडम में लिखा हुआ। अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि ग्रेट इमर्शिएशन, लूजिंग फ्लेश वाइल लिविंग वेल। नेट्रोम्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिए नेट्रोम्यूर कि यहाँ पे नेट्रोम्यूर का वजन तो घट रहा है बट पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वाइल लिविंग वेल ऐसा लिखा हुआ है, ये सिर्फ नेट्रोम्यूर में लिखा हुआ है लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, जबकि आयोडम में क्या लिखा हुआ है ईट फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लेज ऑल द टाइम। अच्छा खाता है उसके बावजूद वजन घट रहा है तो वो होगी आयोडम। वजन घट रहा है पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो अच्छे से जी रहा है, अच्छे से खेल रहा है, तो वो होगा नेट्रोम्यूर। अगर हम ट्यूबरकुलिनम की बात करें, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो इमर्शिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। यहाँ पे इमर्शिएशन रैपिड लिखा हुआ, यहाँ पे रेवेनस हंगर लूजिंग फ्लैश के साथ लिखा हुआ है, जबकि ट्यूबरकुलिनम में लिखा हुआ है रैपिड इमर्शिएशन एंड प्रोनाउंस्ड लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलिनम है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ ये एलन्स के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रेवेनस हंगर के साथ लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल है, तो ये दवाई होगी एब्रोटिनम। अगर हम आयोडम की बात करेंगे तो यहाँ पे ईट फ्रीली एंड वेल लूजिंग फ्लैश ऑल द टाइम लिखा हुआ है आयोडम में। अगर नेट्रोम्यूर की बात करें तो ग्रेट इमर्शिएशन लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल लिखा हुआ है। लिविंग वेल पे फोकस करिए, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल नेट्रोम्यूर। इमर्शिएशन रैपिड प्रोनाउंस्ड लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल जो लिखा हुआ है वो है ट्यूबरकुलिनम में। अब अगर हम इसके मेंटल जनरल की बात करेंगे तो चिल्ड्रन मरासमस इतना दुबला पतला होता है, उसके बावजूद इल नेचर्ड, इरिटेबल, गुस्सा करने वाला, डिस्पोंडेंट, इनह्यूमन एंड वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। इनह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग इनक्रूएल, मतलब क्रूएल करना कुछ भी, इस तरह की चीजें, चाहे वो किसी जानवर को परेशान करना हो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करना हो, बहुत गुस्सा करना हो, क्रॉस एंड इरिटेबल हो, डेस्पोंडेंट हो, और इल नेचर्ड, जो नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर होता है उससे इसका नेचर एकदम अपोजिट होता है और इनह्यूमन बिहेवियर होता है। अगर हम आगे और सिम्टम्स की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया ठीक होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन चलता रहता है, फिर कभी डायरिया हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे कि अधिकतर क्लिनिक में इस तरीके के पेशेंट देखे गए कि डॉक्टर साहब मेरे को लूज मोशन लगे थे, मैंने दवाई खाई, उसके बाद से मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा 2 दिन से। इसका मतलब हुआ डायरिया ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, चाहे एलोपैथिक दवाइयों की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक और खास, वो है पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। लिम्स में दर्द होता है, किस तरीके का कॉन्ट्रेक्शन, और ये कब होता है, या तो क्रैम्प्स के साथ ऐसा दर्द होता है या और फॉलोइंग कोलिक। पेट दर्द है तो वो भी कॉन्ट्रेक्शन टाइप ऑफ पेन होगा, और क्रैम्प्स में भी उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। अगर हम आगे रूमेटिज्म की बात करें तो रूमेटिज्म होता क्यों है, तो जो रूमेटिज्म होता है वो है चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रीशंस। अगर डायरिया लूज मोशन हुआ था और उसे सडन रोक दिया गया हो दवाइयां देके, या किसी भी तरीके के सिक्रेशंस हो, अगर उसे सप्रेस्ड कर दिया गया हो, और अगर पेशेंट को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, और यहाँ पे स्वेलिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूमेटिज्म विदाउट स्वेलिंग, पेशेंट हैविंग एक्सेसिव पेन विदाउट स्वेलिंग। इफ देयर इज अ स्वेलिंग then we have to think other medicine, not abrotinum. So here abrotinum having pain without swelling, and it's because of or due to the sudden check diarrhea or other secretions. Next, other symptoms की अगर हम और बात करें तो rheumatism due to the suppressed diarrhea and checked secretions, and here rheumatism alternate with hemorrhoids and with dysentery. रूमेटिज्म विथ डिसेंट्री एंड ऑल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स। देखिए 2 चीजें समझने वाली यहाँ पे। तो रूमेटिज्म जो होगा, खासकर पीजी वाले विशेष ध्यान दें यहाँ पे, रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स और रूमेटिज्म जोड़ों का दर्द ऑल्टरनेट होता है, और रूमेटिज्म के साथ डिसेंट्री होती है, विथ डिसेंट्री। एलन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अनदर सिम्टम्स ऑफ जॉइंट विच इज अ गाउट। सो इन गाउट जॉइंट having stiff, swollen with pricking sensation. But important thing, abrotinum affect the wrist and ankle joint, which is very painful and inflamed. But if we talk gout, in case of benzoic acid affect importantly the knee joint. Gouty concretion, arthritis vega affects all the joint, especially knee.
क्रैकलिंग ऑन मोशन। ये जो सिम्टम्स है ये बेंजोइक एसिड का, अगर हम गाउट को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एब्रोटिनम में कि जो एब्रोटिनम के केस में, गाउट के केस में एब्रोटिनम में रिस्ट एंड एंकल जॉइंट अफेक्टेड होता है, जबकि बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो स्पेशली नी जॉइंट अफेक्टेड होता है, उसमें क्रैकलिंग साउंड होता है ऑन मोशंस एंड नोडोसाइड्स। मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार। गाउटी कॉन्क्रिएशंस आर्थराइटिस वेगा अफेक्ट ऑल द जॉइंट स्पेशली नी, क्रैकलिंग ऑन मोशंस एंड नोडोसाइड्स। एंड गाउट में आगे लिखा हुआ पेन, टीयरिंग एंड स्टिचिंग, लार्ज जॉइंट्स ऑफ great toe, redness and swelling of joints, and gout aggravated especially at night benzoic acid में। तो ग्रेट टो भी अफेक्टेड होता है और स्पेशली जो लार्ज जॉइंट अफेक्टेड होता है वो है नी, जबकि यहाँ पर रिस्ट एंड एंकल है। और यहाँ पे एग्रावेशन, पेन का एग्रावेशन को स्पेसिफिक टाइम या मॉडलिटी मेंशन नहीं है एब्रोटिनम में, जबकि बेंजोइक एसिड में है। तो यहाँ पे हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, खासकर पीजी स्टूडेंट्स को ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि बहुत पिक्यूलियर पूछा जाता है। अगर आपको रिस्ट एंड एंकल जॉइंट ध्यान है और दूसरा सिम्टम्स ध्यान नहीं भी है गाउट के केसेस में, तो आप एब्रोटिनम लगा के आ सकते हैं। अगर सेम चीजें हैं, आपको गाउट का कोई सिम्टम्स याद ही नहीं है, उसकी मॉडलिटी भी याद नहीं है बेंजोइक एसिड में, बट आपको नी जॉइंट याद है और क्रैकलिंग ऑफ साउंड्स याद है और ग्रेट टो याद है, तो आप डेफिनेटली बेंजोइक एसिड लगा के आएंगे। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अगर हम आगे और बात करते हैं एब्रोटिनम के सिम्टम्स की, तो है फीवर। फीवर यहाँ पे क्या होता है, फीवर के साथ वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन होता है, एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनएबल टू स्टैंड। अब यहाँ पे हेक्टिक फीवर के साथ, हेक्टिक फीवर क्या होता है, हेक्टिक फीवर में 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट का, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का स्पाइक्स आते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसके साथ में बहुत वीकनेस और फ्रस्ट्रेशन होती है। सो इस तरह का हेक्टिक फीवर जो होता है हमेशा से कंजप्शन या ट्यूबरक्लोसिस के केस में इस तरीके का फीवर आता है, और इतनी वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे फीवर के लिए एब्रोटिनम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस वेयर देयर इज, स्पेशली इन द चाइल्ड, इफ पेशेंट कैन नॉट होल्ड हिज हेड। आगे हम स्किन की बात करें तो स्किन में लिखा हुआ इचिंग चिल्ब्लेंस। आपने चिल्ब्लेंस पे मेरा एक वीडियो देखा होगा जो कि मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिए चिल्ब्लेंस होते क्या है। उसी की एक दवाई है ईचिंग चिल्ब्लेंस। तो चिल्ब्लेंस में यहाँ पे ईचिंग होती है, जबकि इसके कॉमन सिम्टम्स है चिल्ब्लेंस के ईचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स। अभी कहाँ ज्यादा अफेक्टेड होता हो आप मेरे वीडियो में जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम चिल्ब्लेंस की बात करें तो उसको हमको एगारिकस से डिफरेंशिएट करना होगा। अगर हम एगारिकस की बात करें तो यहाँ पे एगारिकस के केस में चिल्ब्लेंस में रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है और ईचिंग भी होती है, जो कि हमेशा जॉइंट को अफेक्टेड करती, सॉरी फिंगर्स को अफेक्टेड करती, लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज के। एंड फ्रोस्ट बाइट्स के केस भी एग्रीकेस में आते हैं। अगर इचिंग चिल्ब्लेंस के साथ एक और दवाई जो कि बोरिक ने लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है अनब्रोकन चिल्ब्लेंस। अनब्रोकन चिल्ब्लेंस मतलब आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अनब्रोकन चिल्ब्लेंस, और यहाँ पे जो दवाई होगी वो है टेरेबेंथीना। आप बोरिक में जाइए, उसके इंट्रोडक्शन में इटैलिक में लिखा हुआ है बोरिक ने। पेरेंकल के केस में हिपरसल्फ के बाद हम एब्रोटिनम का यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरेसी व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी स्टूडेंट और जो कि स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो प्लीज कीप इट इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड इट्स एंड। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपके मन में कोई क्वेरी हो या कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं आप, और कोई क्वेरी है अगर आप चाहते हैं कि आप उसको और समझना चाहते हैं या और कोई मेडिसिन जिसे आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है मेरा पढ़ाने का तरीका, so please like, share and subscribe my channel. It will help those who really want to understand the medicine. Thank you very much.